हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट पर्यावरण के भाग 5 के बारे में। भाग 4 में ऑलरेडी बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के उसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट हमेशा से रहती है कि आप जिस भी स्टडी ग्रुप में जुड़े हुए हैं आप उस स्टडी ग्रुप में एक बार इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज हम बात करेंगे बिहू के बारे में। और बिहू के बारे में सभी को पता होगा कि असम का जो मुख्य त्यौहार माना जाता है वो बिहू माना जाता है। तो देखते हैं कि क्या क्या विशेषताएं इसकी होती है। बिहू जो है आपका माघ यानी माघ के महीने के 14 से 15 जनवरी को यह आपका मनाया जाता है। और असमिया कैलेंडर के 10वें महीने की प्रथमा व द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। वैसे तो ये जो है जनरली 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन असमिया कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखें तो ये असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथमा व द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन को क्या कहते हैं? उरका कहते हैं। पहला दिन जो जो जब स्टार्ट होता है तो पहले दिन का एक नाम इन्होंने रख दिया उरका। क्या कहते हैं? उरका। इस दिन अस्थाई सेट मतलब छप्पर बनाते हैं जिसे भेला घर कहते हैं। देखो जब स्टार्ट होता है तो जब फर्स्ट डे स्टार्ट होता है तो उसको इन्होंने क्या कह दिया? उरका कह दिया। फिर इस दिन क्या करते हैं ये लोग? एक अस्थाई घर बनाते हैं, अस्थाई शेड बनाते हैं जिसे ये लोग क्या कहते हैं? भेला घर कहते हैं। और सामूहिक भोज का आयोजन होता है और वहीं पे क्या करते हैं ये लोग? सामूहिक रूप से खाना बनाते हैं। बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। तो बोरा चावल जो होते हैं वो असम में खाए जाते हैं। और असम में खाए जाने वाले चावलों की क्या होती है? एक किस्म होती है बोरा चावल। ठीक है। जो पकने के बाद क्या हो जाते हैं? चिपचिपे हो जाते हैं। बिहू त्योहार चावल की नई फसल कटने पर असम में मनाया जाता है। बिहू त्योहार जो है किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो बिहू त्योहार के पीछे एक कारण यह है कि चावल की जब फसल कटती है तो उसकी खुशी में ये लोग क्या करते हैं? बिहू त्योहार मनाए जाते हैं। ठीक है। और आपका भेला घर घास और बांस से बनाया जाता है। ये आपका क्या है? इम्पोर्टेंट है। ताव कढ़ाई, ताव मतलब कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावलों से भरी हुई कढ़ाई उस पर रख देंगे तथा उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चेवा चावल तैयार हो जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये लोग अपना करते हैं। ठीक है। औरतें किस रंग के कपड़े पहनती हैं? पीले रंग के कपड़े पहनती हैं। लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। तो आप यहाँ पे इस वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इस तरीके से देखो लड़कियां यहाँ पर, ये आपकी एक साड़ी नहीं होती, ये एक मेखला चादर होती है पीली। ठीक है। आगे बढ़े तो यहाँ पर भात सुक्तो चावल और रसे वाली सब्जी को कहते हैं। ठीक है। तो भात किसे कहते हैं? सुक्तो चावल और रसे वाली सब्जी को ये लोग क्या कहते हैं? भात कहते हैं। ठीक है। आगे हम पढ़ें राजस्थान के बारे में बात करेंगे। तो राजस्थान के घरों के बारे में बात करेंगे कि राजस्थान में घर किस प्रकार से बनाए जाते हैं। राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, क्योंकि अभी तो फिलहाल जो राजस्थान के कुछ इलाके ऐसे हैं अभी भी जहाँ पर मिट्टी के घर बने हुए हैं। ठीक है। और इन्हें लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है और उनकी छत कटीली झाड़ियों से बनी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपकी छत तो जो है यहाँ पर कटीली झाड़ियाँ हैं। और ये यहाँ पे जो दीवार बनाई जाती है वो मोटी मिट्टी से बनाई जाती है। ठीक है। तो इस मिट्टी को दीवारों को क्या करते हैं ये लोग? लीप देते हैं। ठीक है। गोबर से या जो भी इनका यहाँ पे सुविधाजनक आसानी से मिल जाता है तो उसकी लिपाई होती है इन दीवारों की। ठीक है। राजस्थान में टैंक को टंका कहते हैं। क्या कहते हैं? टंका। अपने आंगन में ज़मीन में गड्ढा खोदकर टैंक का निर्माण करते हैं, अपनी छतों का निर्माण करते हैं और अपनी छत की ढाल बनाते हैं जिससे कि बारिश का सारा पानी इन टैंकों में जा गिरे और बाद में से छानकर उपयोग में ले आते हैं। जैसा आप सभी को पता है कि राजस्थान में पानी की बहुत कमी है, तो ये लोग क्या करते हैं जो वहीं पे अपने घर के आसपास जो है एक गड्ढा खोद लेते हैं जिसका जैसे ये लोग टैंक कहते हैं। ठीक है। और जो भी ये लोग क्या करते हैं अपनी छत का निर्माण खुद से ही निर्माण करते हैं। और छत जो बनाते हैं एक तरीके से ढालू बनाते हैं। देखो दिख रहा है ना, यहाँ पर ढालू छत है ये। ठीक है। तो इससे जो बारिश का पानी होता है वो इनके ऊपर से जो है आपका ढलान के थ्रू होकर के इन गड्ढों में मतलब जा कर के स्टोर हो जाता है और इस पानी का ये लोग उपयोग छान करके कर लेते हैं अपने काम के लिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। टेकला गांव 1600 मीटर ऊंचा है जो राजस्थान के झालरपतन या झलवार में है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, टेकला गांव कितने कितने मीटर ऊंचा? 1600 मीटर ऊंचा है जो राजस्थान के झालरपतन या झलवार में है। राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ली गांव के लोग पेड़ों को कटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक गए थे
और आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं और पेड़ों और जानवरों के प्रति संवेदनशील हैं और इनकी रक्षा करते हैं। तो जो बिश्नोई एक प्रकार की के जो लोग हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो राजस्थान में पाए जाते हैं, जो पेड़ों और जानवरों के प्रति क्या है, बहुत संवेदनशील हैं, उनकी रक्षा करने का काम करते हैं। यह शिकार करना और पेड़ों को काटना वर्जित है। रेगिस्तान में होते हुए भी ये गांव कैसा है, हरा भरा है, आपको दिख भी रहा होगा। और यहाँ जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते रहते हैं। खेजड़ली गांव में खेड़ी पेड़ भी पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके की, देखो जहाँ पे जो कटीली झाड़ियाँ हैं ऊपर रख दी हैं, छत भी कैसी है, देखो यहाँ पे ढलान सी बनी हुई है, यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, और ये जो दीवार यहाँ पे बनी हुई है, दीवार भी इनके ऊपर लिपाई की जाती है, हालांकि दीवार इनकी बहुत मोटी बनी होती है। खेजड़ली पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है, इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इसकी छाल जो है दवा बनाने के काम आती है। इसकी लकड़ी को कभी भी कीड़ा नहीं लगता। इसकी फलियों से सब्जी बनती है, पत्तियों को वहाँ रहने वाले जानवर भी खा लेते हैं। तो खेजड़ली वृक्ष कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तान में पाया जाता है। इसको पानी की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि इसकी जड़ें जो हैं बहुत अंदर तक जाती हैं। इसकी छाल से दवा भी बनाई जाती है और इसकी लकड़ी को कभी भी कीड़ा नहीं लगता। इसकी फलियों से सब्जी बनती है और पत्तियों को वहाँ रहने वाले जानवर भी आराम से खा सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे बिहार के बारे में। तो बिहार में आपको इस पेंटिंग को देख कर समझ में आ रहा होगा ये कौन सी पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग है। और बिहार में मधुबनी नामक जिला है जहाँ त्यौहार पर खुशी के मौके पर घर की दीवारों और आंगन में कई तरीके के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर के बनाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे होगे ये मधुबनी पेंटिंग है ये। ठीक, तो इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि जीव जंतु साथ में भी बनाए जाते हैं। मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम इस जिले के नाम पर ही पड़ गया है। ठीक है, तो मधुबनी जो पेंटिंग है वो बिहार की है। बिहार में किस जिले की, मधुबनी जिले की है। और यहाँ पर रंग को लाने के लिए लोग क्या यूज़ करते हैं, नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला हम बात करेंगे मनाली के बारे में। मनाली बहुत ही एक सुंदर सिटी है, घूमने लायक है और कभी आपको मौका मिले तो ज़रूर घूमने जाइएगा। मनाली में बारिश भी होती है और बर्फ़ भी यहाँ पर पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं जिनकी छतें कैसी होती हैं, ढालू होती है, ढलान वाली होती है, आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। ठीक है, आगे हम बात करें उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ के फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है। कथक जो है उत्तर प्रदेश का नृत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको कचनार के फूल और यह आपका कथक नृत्य की एक तरीके से मुद्रा है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड को हम यहाँ पर उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है यहाँ फूल ही फूल होते हैं, यह फूलों की घाटी कहलाती है। तो आप देख ही रहे हो चित्र में कितना सुंदर यहाँ का दृश्य है। कहीं झाड़ियाँ में लगे लाल फूल नज़र आते हैं तो कहीं पत्थरों के बीच में सफ़ेद फूल झाँकते हुए मिलते हैं। पीले पीले फूलों के बीच चौड़े कालीन जैसे मैदान भी हैं और ये कहीं कहीं अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल दिखाई देते हैं। इस घाटी में इतने सारे फूल साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं। अबू धाबी की बात करें तो अबू धाबी भी क्या एक तरीके से रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ की स्थानीय भाषा क्या है, अरबी है। यहाँ पानी बहुत कीमती है क्योंकि यहाँ ना तो वर्षा होती है, ना नदियाँ, ना झील और ना ही तालाब भी यहाँ पर बहुत कम पाए जाते हैं। यहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे क्या होता है, तेल होता है। ठीक है, यहाँ खजूर के जो पेड़ होते हैं अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं क्योंकि ये पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं। अबू धाबी की करेंसी क्या है, दिरहम है। अबू धाबी में रेत के पहाड़ या रेत के टीले भी यहाँ पर पाए जाते हैं। अगर हम बात करें लद्दाख की तो लद्दाख पहुँचने के लिए जम्मू कश्मीर पार करना पड़ता है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान यानी कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। लद्दाख में घर पत्थर के बने होते हैं, इनकी छत और फर्श लकड़ी की बनी होती है। घर पत्थर के बने होते हैं लेकिन इनकी जो छत होती है और फर्श होती है वो लकड़ी की बनी होती है। यहाँ कम बारिश होती है, यहाँ पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, या बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ 1 या 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती है। घर पत्थरों का होता है, दीवार मिट्टी की और उस पर चूने की मोटी परत चढ़ी होती है। तो यहाँ पर आप इस चित्र में देख सकते हो। मोटे पेड़ का तना छत को मजबूत बनाने में मदद करता है। ग्राउंड फ्लोर में जानवरों को रखा जाता है
जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो खुद भी ग्राउंड फ्लोर में रहने आ जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर में विंडो नहीं होती है। गर्मी के मौसम में ये लोग फल सुखा लेते हैं और सर्दियों में इनका इस्तेमाल करते हैं। लद्दाख क्षेत्र जो है भारत का ठंडा रेगिस्तान भी इसको कहते हैं। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते क्योंकि ये अधिक ऊंचाई पर होते हैं और हिमालय की वृष्टि छाया में ये पड़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे देख रहे होगे कि लाल मिर्च, नारंगी कद्दू और सुनहरे पीले भुट्टे भी यहाँ मिलते हैं। श्रीनगर से लद्दाख जाते हुए कारगिल रास्ते में पड़ता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ सकरे रास्ते हैं। पहाड़ी इलाकों में नायलॉन या टेंट का इस्तेमाल किया जाता है। लद्दाख में जुले जुले का मतलब क्या होता है? वेलकम। ठीक है। ट्रॉली जैसे लकड़ी से बना झूला का इस्तेमाल लद्दाख में नदी को पार करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे देखो बीच में नदी दिख रही है आपको, और ये जो ट्रॉली है ये आपकी यहाँ लोहे की तार से बंधी हुई होती है और इसमें बैठ करके लोग एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। स्किट पोपुल लद्दाख का एक गांव है। चांगथांग के बारे में बात करें तो आपका चांगथांग पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा पठार है। यह 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, जो कुछ हद तक भारत के लद्दाख क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में भी फैला हुआ है। यहाँ एक भी पेट्रोल पंप नहीं है। यहाँ चांगपा नाम की प्रजाति है जिसकी आबादी कुल जो है 5000 है। यह हमेशा अपनी भेड़ बकरी के साथ घूमते रहते हैं। चांगपा लोग अपने टेंट को रैबो कहते हैं। क्या कहते हैं? रैबो कहते हैं। यहाँ सर्दियों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा चलती है। चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब ऐसी जगह से है जहाँ कम लोग रहते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। चांगथांग कहाँ पड़ता है? पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा पठार है। यह 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो भारत के लद्दाख क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में भी फैला हुआ है। तो यहाँ चांगपा नाम की प्रजाति रहती है। ये कितने लोग, कुल मिला कितने लोग हैं? 5000 लोग हैं। चांगपा लोग अपने टेंट को क्या कहते हैं? रैबो कहते हैं। तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। आगे बढ़ जाते हैं। रैबो अर्थात टेंट के पास एक जगह होती है जिसे ये लोग लेखा बोलते हैं। यहाँ ये अपनी बकरी और भेड़ों को भी रखते हैं। तो यहाँ पर टेंट है। ये जगह जगह पे ये घूमने वाले घुमंतु लोग होते हैं, तो ये जगह जगह पे अपना टेंट लगा लेते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों की बनी होती है। हर परिवार अपने जानवर पर एक विशेष प्रकार का चिन्ह बनाता है। औरतें और छोटी बच्चियाँ जानवरों को गिनकर चराने के लिए ले जाती हैं और फिर लौट करके उन्हें उनकी दोबारा से गिनती होती है। यहाँ लोग अपनी बकरियों को ऊंचाई और ठंड जगह पर चराने ले जाते हैं, जिससे बकरियों के बाल घने और मुलायम होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शॉल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे आपका एक प्रश्न बना भी है। ठीक है, तो पश्मीना शॉल चांगपा लोगों द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से बनती है। जिन बकरियों से मुलायम पश्मीना ऊन मिलती है वह बहुत ऊंचाई पर लगभग 5000 मीटर ऊपर रहती हैं। ठंड में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। बकरी के शरीर पर गर्म बालों का कोट बन जाता है। इनमें से कुछ बाल बकरियां गर्मियों में गिरा देती हैं, जिनका प्रयोग पश्मीना शॉल बनाने में होता है। ठीक है, इसका एक बाल इतना पतला होता है कि इनके 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर होते हैं। ठीक, तो ध्यान रखना, पश्मीना शॉल जो है चांगपा लोगों द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, और ठंड में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। कहाँ पर? आपका लद्दाख में। ठीक है, और इनके बाल इतने पतला होता है कि इनके 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर होते हैं। एक शॉल ये जो शॉल जो होते हैं वो हाथ से बनाए जाते हैं और लगभग 250 घंटे की बुनाई के बाद एक प्लेन शॉल बनता है। और एक पश्मीना शॉल जो है 6 स्वेटर जितना गर्म होता है। अगर हम बात करें श्रीनगर की, तो श्रीनगर में कुछ घर पहाड़ में, कुछ पानी में, कुछ ऊंचे पर्वतों पर और कुछ पत्थरों में होते हैं और इन पर लकड़ी के अंदर डिजाइन बने होते हैं। तो यहाँ पर घर देख सकते हो और यहाँ पर लकड़ियों के अंदर बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन बने होते हैं। हाउस बोट यह 80 फीट तक लंबी हो सकती है और 8 से 9 फीट तक चौड़ी हो सकती है। डोंगा ये नाव झेलम नदी में डल झील में मिलती है। इसके अंदर कई कमरे होते हैं और अंदर से यह एक घर की तरह लगती है। इन पर लकड़ियों के सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। जो इस छत पर डिजाइन होता है उसे ख़त्मबंद कहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
ठीक है। जो छत पर के ऊपर जो डिज़ाइन बनाई जाती है इनके घरों में, श्रीनगर के घरों में, उसके हम क्या कहते हैं, खत्म बंद कहते हैं। और कश्मीर के गाँव में घर पत्थर से बनते हैं और ढलान वाली छतें होती हैं। ठीक है, तो ये घर की विशेषताएं हैं, ध्यान रखना, विशेषताएं पूछ लेते हैं घर की। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियाँ होती हैं जो दीवारों पर निकली होती हैं, उन्हें डैब कहा जाता है। इनमें सुंदर डिजाइन बना होता है। कुछ पुराने घर पत्थरों के बने हुए हैं और कुछ ईंट और लकड़ी के भी बने हुए होते हैं। ठीक है, दरवाजों और खिड़कियों में सुंदर मेहराब बने होते हैं। तो यहाँ पे देखो मेहराब आपको दिखाऊं मैं इस फिगर में। तो यहाँ पे देखो ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला पोर्शन, ये मेहराब होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे शिकारा नाव पर्यटकों को आकर्षित करती है। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं और गोवा में नारियल के तेल में। तो कश्मीर में सरसों के तेल में और गोवा में नारियल के तेल में। कहवा कश्मीर की एक खास किस्म की चाय है। उर्दू डोंगरी कहाँ की भाषा है, कश्मीर की भाषा है। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि जिस भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हुए हों, आप एक स्टडी ग्रुप में इसको क्या करें, एक बार शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।